जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई सीरीज में जिसमें हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है उनको कवर करेंगे। तो बेसिकली ये सीरीज का नाम है कौन बनेगा आईएएस, क्योंकि ये करंट अफेयर के जो एमसीक्यूज है ये आप जब कवर करोगे, सॉल्व करोगे तो अपने आप आपका जो दिन भर का करंट अफेयर है वो भी कवर हो जाएगा। प्लस उसी के साथ साथ करंट अफेयर में जो भी आर्टिकल्स आए हैं उसकी आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। मतलब द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही इसमें जो भी करंट अफेयर्स आए हैं उनके हम एमसीक्यूज बनाकर यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो ज़बरदस्त यहाँ पर ये सीरीज़ रहने वाली है। आपका जो रिस्पॉन्स है, आपका जो साथ है वो इसमें पूरी तरीके से एक्सपेक्टेड है। तो इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको ये सीरीज़ कैसी लगी है, और उसी के साथ साथ सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। तो आज है 16 नवंबर। तो आज के द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में जो भी आर्टिकल्स आए हैं उस पर बेस्ड एमसीक्यू उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे, प्लस आपकी यहाँ पर रिवीजन जो है वो भी हम कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स ये पब्लिश किया जाता है बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के द्वारा। दूसरा है यहाँ पर, होलसेल प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करता है डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज। मतलब यहाँ पर कमोडिटीज़ जो है वो भी लिया जाता है, सर्विसेज भी ली जाती है, जैसे कि फूड हो गया, मेडिकल केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। और तीसरा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो रिलीज़ किया जाता है बाय नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि सही स्टेटमेंट जो है वो कौन सा है। तो अब देखिए, नए पैटर्न के हिसाब से, न्यू पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर एमसीक्यूज जो है वो मैं लेकर आ रहा हूँ, जिससे कि आपका जो ये है, मतलब हम जो बोलते हैं ना प्रैक्टिस है, तो ये भी नए पैटर्न के हिसाब से ही हो, जिससे कि आप जब एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए जाओगे तो आपको अटपटा सा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट इसमें अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो, होलसेल प्राइस इंडेक्स पब्लिश किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के द्वारा। तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। ये तो आपको पता रहना ही चाहिए कि WPI एंड CPI ये पब्लिश कौन करता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये बेसिक सी चीज़ें जो आपको पता रहनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जाती है। दूसरा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करता है कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज, सर्विसेज नहीं होती है तो ये गलत हो गया। तीसरा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस जो है वो रिलीज़ करता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें सही जो है वो दो स्टेटमेंट है, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, टू स्टेटमेंट। तो इसका जवाब जो है वो बी यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि होलसेल प्राइस इंडेक्स पब्लिश किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, बिल्कुल सही है ना। अगर आपको नहीं पता है तो बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स है वो यहाँ पर इसको सही टिक मार्क करेंगे और इन दोनों को गलत करेंगे, उनको लगेगा ये इंटरचेंज किया गया है, इसीलिए मैंने जैसा का वैसा रखा है। मोस्टली यहाँ पर इंटरचेंज जो है वो किया जाता है। तो यहाँ पर बी जो है इसका सही जवाब देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये क्वेश्चन जो है वो क्यों मैंने इंक्लूड किया है, तो ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है क्योंकि द हिंदू में आज एडिटोरियल आया है फूड फ्लक्स पर। तो ये कल के द हिंदू में भी आया था कि बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल है ये यहाँ पर 5 पॉइंट में मैंने समराइज़ किया है। 5 पॉइंट में पूरा आर्टिकल आपका कवर होने वाला है। तो इन्फ्लेशन ट्रेंड सबसे पहले तो इंडिया ने यहाँ पर स्लाइड ड्रॉप जो है वो विटनेस किया है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन में अक्टूबर महीने में। तो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो है उसमें यहाँ पर ड्रॉप हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 मंथ लो जो है वो यहाँ पर आया है, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंसर्न जो है वो भी यहाँ पर ईज आउट हो रहा है। कंसर्न क्या होता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो यहाँ पर कंसर्न्स ज़्यादा उठने लगते हैं, ठीक है। अब महंगाई क्या है तो वो देख लेते हैं। इन्फ्लेशन बेसिकली क्या होता है, राइज इन दी प्राइस लेवल, यही होता है इन्फ्लेशन। मतलब समझ लीजिए टमाटर जो है वो 3 टमाटर पहले 10 रुपये के आते थे, लेकिन वही 3 टमाटर अब 100 रुपये के आने लग गए हैं। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, इन्फ्लेशन हो गया है, महंगाई बढ़ गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है ओनली स्लाइटली डिक्रीज्ड, ठीक है, कुछ ही इसमें कम हुआ है। जो रिटेल इन्फ्लेशन है ये यहाँ पर एक रिलीफ जो है वो प्रोवाइड करता है हायर इन्फ्लेशन जो जुलाई में एक्सपीरियंस हुआ था, कि भाई इन्फ्लेशन हमारा जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा था लेकिन अब यहाँ पर डिक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पर एक रिलीफ हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि पहले समझ लीजिए 100 लोग जो है वो 10 रुपये के टमाटर खरीद पा रहे थे, अब 10 ही लोग जो है वो 100 रुपये के टमाटर खरीद पा रहे हैं। मतलब 10 ही लोग जो है वो टमाटर ले पा रहे हैं। मतलब परचेसिंग पावर जो है लोगों की वो यहाँ पर क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है, वो यहाँ पर कम हो गई है। तो ये यहाँ पर काफ़ी कंसर्न का मुद्दा हो जाता है, इसलिए इन्फ्लेशन को कम रखना ये भी सरकार की एक जिम्मेदारी होती है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या RBI जो है वो यहाँ पर देखता है कि इन्फ्लेशन यहाँ पर कंट्रोल में रहना चाहिए। तो RBI बेसिकली क्या है, ±4 में रहना चाहिए, 2 से लेकर 6 के बीच में यहाँ पर हमारा जो इन्फ्लेशन है वो रहना चाहिए, ऐसा यहाँ पर RBI का टारगेट होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रूरल कंज्यूमर जो है वो स्टिल यहाँ पर हायर इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं।
जो रूरल एरिया है वो यहाँ पर हायर इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं। तो फैक्टर्स जो यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं इन्फ्लेशन को कौन से हैं, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कोर इन्फ्लेशन, ठीक है, जिसमें एनर्जी, फूड कॉस्ट ये सब कुछ बेसिकली नहीं होती है, एक्सक्लूड किया जाता है, तो वो यहाँ पर ईज हो रहा है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल फूड कॉस्ट, जो फूड की कॉस्ट है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि देखिए जो बरसात है वो बिन बादल बरसात हो रही है ना, बिन मौसम बरसात हो रही है, प्लस यहाँ पर कभी कभी बरसात जो है बिल्कुल ही नहीं हो रही है, पूरा सुकाड़ पड़ रहा है। तो ये सब कारण हो रहे हैं जिसकी वजह से सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो रहा है, जो सप्लाई है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, और यही कारण है जिसकी वजह से जो फूड इन्फ्लेशन है वो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। क्लियर है? देन उसके बाद यहाँ पर जो पॉलिसी है उस पर भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कौन होते हैं, टोटल 6 लोग होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं। 3 जो है वो होते हैं गवर्नमेंट के, 3 जो है वो होते हैं आरबीआई के, है ना, इंक्लूडिंग आरबीआई गवर्नर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो कॉशनली यहाँ पर फिगर जो है वो देखते रहेंगे, प्लस यहाँ पर अगर ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है तो काफ़ी अच्छा है, रेपो रेट जो है उसको यहाँ पर सही तरीके से स्टेडी रखेंगे। लेकिन वही अगर इन्फ्लेशन दोबारा यहाँ पर बढ़ता है तो अगेन रेपो रेट जो उसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है ना। तो ये यहाँ पर बेसिकली क्या है, अपर टॉलरेंस, जो अपर टॉलरेंस कितना है, मैंने जैसे आपको बोला 2 से लेकर 6% के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए, तो 6 ये अपर टॉलरेंस वाला है, तो जस्ट बिलो अपर टॉलरेंस है, तो यहाँ पर ठीक है। अभी कंज्यूमर बिहेवियर, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, कंज्यूमर यहाँ पर हायर लिविंग कॉस्ट जो उस पर गए हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्योंकि लोग जितना ज़्यादा खरीदेंगे डिमांड बढ़ेगी उतना इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली जो हायर लिविंग कॉस्ट है उसमें जा रहा है बाय रिड्यूसिंग डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग एंड इसेंशियल, इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्सपेंसेस जो उसके साथ कॉशन रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर इस आर्टिकल के थ्रू देखने को बेसिकली मिल रही है, ठीक है। तो अब WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में डिफरेंस क्या है, ये यहाँ पर मेजर करता है चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड सोल्ड एंड ट्रेडेड इन द बल्क बाय होलसेल। देखिए क्या है ना कि जो प्रोड्यूसर, एक होता है प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर जो है वो यहाँ पर होलसेलर को माल देता है ना। होलसेलर मतलब क्या है, नॉर्मली कंज्यूमर जो है वो 1 या 2 चीज़ नहीं ले सकता। साड़ी का अगर होलसेल है तो यहाँ पर 1 या 2 साड़ी नहीं लेंगे, यहाँ पर बल्क में लेना पड़ेगा 100 200 1000 साड़ियाँ। एंड ये होलसेलर जो है वो रिटेलर को बेचता है ना, रिटेलर जो है देन वो कंज्यूमर को बेचते हैं। तो ये पूरी चेन चलती है। तो कंज्यूमर जो रिटेलर से खरीद रहा है उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एंड जो रिटेलर होलसेलर से खरीद रहा है उसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ पर होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ेगा तो अपने आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो भी बढ़ेगा, है ना। होलसेल प्राइस इंडेक्स कम होगा तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कम होगा। तो यहाँ पर क्या है, होलसेल बिजनेसेस जो है उसके बारे में देखा जाता है। ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है वो यहाँ पर पब्लिश करते हैं। मोस्ट वाइडली यूज्ड इन्फ्लेशन इंडिकेटर है इंडिया में। मेजर क्रिटिसिज्म जो है इसका, भाई यहाँ पर जो जनरल पब्लिक है उसका यहाँ पर नहीं देखा जाता, क्योंकि जनरल पब्लिक तो रिटेलर से ले रही है ना। बेस ईयर जो है यहाँ पर 11-12 देखने को मिला। देन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर हम देखते हैं तो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस जो है वो यहाँ पर निकालता है। ये यहाँ पर जो कंज्यूमर ले रहा है वो यहाँ पर लिया जाता है। तो इसमें बेसिकली अगर आप देखोगे तो सर्विसेज भी इंक्लूडेड है इसमें। होलसेल में सर्विसेज नहीं होती है। क्यों सर्विसेज होलसेल में क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि होलसेल का सर्विसेज का कोई लेना नहीं है ना। सर्विसेज जो है, सर्विसेज जो प्रोड्यूसर है, जैसे फॉर एग्जांपल MM ऐप है, ठीक है। MM पे जो आपको UPSC के लेक्चर्स देखने को मिलते हैं, तो MM जो है ये सर्विस है। तो ये यहाँ पर प्रोड्यूसर कौन है? मैं हूँ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कंज्यूमर पे जा रहा है, कोई यहाँ पर होलसेलर है ही नहीं। तो यहाँ पर होलसेल में क्यों गिना जाएगा सर्विसेज को? बराबर है। CPI जो है सेवरल सब ग्रुप्स है इसके, ये सारे सब ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं। इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर, रूरल लेबर, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन भी आपको पता रहना चाहिए। हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है, इसमें इन्फ्लेशन बास्केट ऑफ गुड्स दैट इंक्लूड कमोडिटीज़, फूड एंड एनर्जी, ये दोनों यहाँ पर आते हैं। फूड एंड एनर्जी दोनों आते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन में। लेकिन कोर इन्फ्लेशन अगर आप देखोगे तो इसमें फूड एंड एनर्जी देखने को नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी वॉलेटाइल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। तो अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको MM ऐप के बारे में बताया, थोड़ा इसके बारे में और बता देता हूँ। MM ऐप पर आपको GS 1, 2, 3, 4 सभी कोर्सेज देखने को मिलते हैं। प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों ओरिएंटेड कोर्सेज आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप अच्छे तरीके से जो आपके कोर्सेज है उसको पूरा देख सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। काफ़ी इनोवेटिव तरीके से कोर्सेज लाए गए हैं, सिलेबस ओरिएंटेड यहाँ पर रखा गया है, जिससे कि आपको कहीं और सोर्स को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए डाउनलोड कीजिए MM ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और यहाँ पर उसी तरीके से आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इंडिया में डेथ पेनल्टी जो है ये कैरी आउट की जाती है बाय हैंगिंग, लटकाने से जो डेथ पेनल्टी है वो प्रोवाइड की जाती है एज प्राइमरी मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन, जो हमारे सेक्शन 354(5)
ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में दिया गया था। अब तो खैर ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो चेंज हो गया है ना, अब अलग अलग जो इनको रिप्लेस किए गए हैं। आर्टिकल 137 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो ऑर्डर रिव्यू कर सकते हैं, जजमेंट रिव्यू कर सकते हैं जो उन्होंने पास किए हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर थर्ड जो है वो देखने को मिलता है कि डिसमिसल, अगर डिसमिसल हो जाता है रिव्यू पिटिशन का, मतलब यहाँ पर समझ लीजिए हैंगिंग जो है उसका यहाँ पर दिया गया है, देन उसका रिव्यू पिटिशन, कोई किसी को समझ लीजिए कोई किसी को डेथ पेनल्टी दी गई है, ठीक है। यहाँ पर एक ए नाम का लड़का है, उसको डेथ पेनल्टी दी गई है, उसने सुप्रीम कोर्ट में अगेन रिव्यू पिटिशन जो है वो दाखिल की, अब ये खारिज हो गई है रिव्यू पिटिशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो बंदा है ए, इसके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। तो अब कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा भी यहाँ पर बिल्कुल सही है, तीसरा यहाँ पर गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्यूरेटिव पिटिशन जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। क्यूरेटिव पिटिशन होती है, देन उसके बाद मर्सी पिटिशन जो है वो भी हमें देखने को मिलती है ना। मर्सी पिटिशन किसके पास जाती है? वो जाती है प्रेसिडेंट के पास। क्यूरेटिव पिटिशन अगेन सुप्रीम कोर्ट में ही दाखिल की जाती है। तो ये चीज़ है, तो थर्ड यहाँ पर गलत है, तो अगेन यहाँ पर ओनली 2 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला दूसरा सही है, यहाँ पर क्यूरेटिव पिटिशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। अब डेथ पेनल्टी, ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड क्यों किया है? क्योंकि आज के ही द हिंदू में लाइफ ओवर डेथ ये देखने को मिला। तो ये पूरा आर्टिकल 5 पॉइंट में अगर समराइज़ किया जाए तो कमिटी स्टांस, देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो यहाँ पर नए क्रिमिनल लॉज को एग्जामिन कर रही है, ठीक है। नए जो भी क्रिमिनल लॉज है उनको एग्जामिन कर रही है, उसके बारे में जो गवर्नमेंट है उनको बता रही है, जिससे कि कुछ चेंजेस लाए जाए। लेकिन इन्होंने जो डेथ पेनल्टी है उसको एबॉलिश करने के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं दी है। इन्होंने ये नहीं बोला है कि भाई डेथ पेनल्टी जो है उसको एबॉलिश किया जाना चाहिए, उसको ख़त्म कर देना चाहिए, उसको नहीं रखा जाना चाहिए, मतलब डेथ पेनल्टी हमारे देश में रहनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे एक्सपर्ट आर्ग्यूमेंट्स अगर हम देखते हैं तो डिस्पाइट एक्सपर्ट सबमिशन शोइंग फ्लॉ इन द डेथ पेनल्टी, कि भाई डेथ पेनल्टी जो है वो अच्छी नहीं है, उसमें काफ़ी फ्लॉज है, ऐसे यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताया है। ग्लोबल ट्रेंड जो है वो यहाँ पर इसको फेवर करता है कि भाई एबॉलिश कर दिया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए, इसको ना रखा जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी कमेटी ने यहाँ पर सजेशन नहीं दिया। जुडिशियल ट्रेंड अगर हम देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर काफ़ी डेथ पेनल्टी जो है रिसेंटली काफ़ी रिलेक्टेंट रही है, क्योंकि डेथ पेनल्टी जो है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही दी जाती है। आगे हम डिस्कस करेंगे इसको भी, ठीक है। तो ट्रायल कोर्ट की डेथ सेंटेंस जो है वो यहाँ पर काफ़ी हाई लेवल पर, मतलब कोर्ट अगर आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट वो यहाँ पर डेथ पेनल्टी काफ़ी कम दे रही है, लेकिन ट्रायल कोर्ट जो है वो डेथ पेनल्टी पे डेथ पेनल्टी दे रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कंसर्न का मुद्दा है, ऐसा यहाँ पर इनके द्वारा बताया जा रहा है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्रपोजल, यहाँ पर काफ़ी लोग जो है वो अल्टरनेटिव इसका बोलते हैं कि भाई तुम डेथ पेनल्टी मत दो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो, आजीवन कारावास दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर कॉल फॉर रिफॉर्म, यहाँ पर बोला जा रहा है बेसिकली आर्टिकल के ज़रिए कि यहाँ पर रिफॉर्म लाए जाने चाहिए, जो बेसिकली अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी डेथ पेनल्टी जो है वो यहाँ पर जो दी जाती है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है आज भी, तो इसीलिए इसको ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है इस आर्टिकल के थ्रू। तो डेथ पेनल्टी इंडिया में अगर हम देखते हैं तो कैपिटल पनिशमेंट, मतलब इसको डेथ पेनल्टी बोली जाती है, ये यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाता है हैंगिंग के ज़रिए, है ना। अब इसके फेवर में जो आर्ग्यूमेंट्स है कि भाई हाँ डेथ पेनल्टी जो है वो रहनी चाहिए हमारे देश में, तो उसका है कि भाई की प्रिंसिपल है कि जो लोग डिज़र्व करते हैं वो उनको देना। अगर किसी ने किसी की जान ली है तो फिर उसकी जान क्यों बख्शी जाए, उसकी भी जान जो है वो जानी चाहिए, है ना। जो सीवियर जो क्राइम करते हैं, समझ लीजिए रेप करते हैं और हीनियस क्राइम करते हैं, तो उनको क्यों ज़िंदा रखा जाए, उनके बदलने के कोई चांसेस भी नहीं होते, तो उनको मार देना चाहिए। ये जो आर्ग्यूमेंट स्टेट करते हैं राइज इन द रियल जस्टिस जो है वो यहाँ पर राइज किया जाता है ना। डिटरेंस, कैपिटल पनिशमेंट जो है जस्टिफाई किया जाता है बाय बेसिकली एग्जीक्यूटिंग कन्विक्टेड मर्डरर्स, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि भाई अब वो दोबारा किसी का मर्डर नहीं करेंगे, ये तो एक बार किसी ने मर्डर किया हो तो मर्डर करता रहेगा, तो वो तो खुलेआम घूमता रहेगा, ठीक है। ये बोला जाता है कि क्लोजर फॉर विक्टिम्स फैमिली, ठीक है, ये एक बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है। मेनी एग्जाम्पल ऑफ पर्सन कंडेम टू डेथ टेकिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ टाइम बिफोर एग्जीक्यूटिंग एक्सप्रेस रूमर्स एंड वेरी ऑफन एक्सपेक्ट प्रोफाउंड स्पिरिचुअल रिहैबिलिटेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। देन उसके बाद जो अगेंस्ट में है वो बेसिकली बोलते हैं कि भाई ये जो सज़ा है, ये सज़ा हम देते हैं ताकि इंसान जो है वो सुधर सके, लेकिन एक बार डेथ पेनल्टी दे दी गई तो वो सुधरने का उसका चांस रहता ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा इसका एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। तो यहाँ पर जो अपोज करते हैं कैपिटल पनिशमेंट को, वो यहाँ पर इमोरल इसको मानते हैं, ठीक है।
डेथ जो है वो यहाँ पर एबॉलिश्ड फार्म पनिशमेंट मोस्ट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़, बहुत सारे डेवलप कंट्रीज़ में इसको ख़त्म कर दिया गया है, डेथ पेनल्टी रखी ही नहीं गई है, ठीक है। तो यहाँ पर कई बार ऐसा हुआ है कि इनोसेंट को भी एग्जीक्यूट किया गया है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि झूठे आरोप जो है वो लगा दिए जाते हैं जिससे कि वो इनोसेंट होता है और उसको डेथ पेनल्टी दे दी जाती है। ऐसा कई बार कोर्ट ने माना भी है कि डेथ पेनल्टी होने के बाद ऐसा माना है कि नहीं, इसका ये क्राइम था ही नहीं, ठीक है। ऐसे रेप केसेस हमें देखने को मिले हैं कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कई ऐसे रेप केसेस देखने को मिले जिसमें डेथ पेनल्टी दे दी गई है, लेकिन पता चला था उस पर झूठे आरोप लगे थे। प्लस उसी के साथ ये भी देखने को मिलता है जो रेप केसेस हमें देखने को मिले हैं, तो रेप केसेस हो ही जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि डेथ पेनल्टी अगर हम रख रहे हैं रेप के लिए तो रेप बंद हो गए, ऐसा भी नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें यहाँ पर इसके अगेंस्ट में बोली जाती है। सुप्रीम कोर्ट का अगर हम देखते हैं तो अलग अलग केसेस है। जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस है, ठीक है। दूसरा हमें राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस देखने को मिलता है। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये जो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है, इसमें एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस जो है ये यहाँ पर लाया गया था। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस मतलब क्या, समझ लीजिए फॉर एग्जांपल कि एक इंसान है, ये इंसान उसके 3 बच्चे हैं, ठीक है। अब ये तीनों बच्चे बहुत भूखे हैं, ठीक है, इसके पास पैसे नहीं है, तो ये जाता है कोई दुकान में, कोई शॉप में, और वहाँ से ब्रेड का पैकेट जो है वो चुराता है, और ब्रेड का पैकेट चुरा कर लाने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर वो जो इंसान है दुकान वाला, वो इसको रोकता है और झड़प हो जाती है, जिसमें वो जो इंसान है, जो दुकान वाला है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। एंड दूसरा यहाँ पर है कि एक इंसान है, उसने लड़की का रेप किया, उसको जिंदा जला डाला रेप करने के बाद। तो इन दोनों में से हीनियस क्राइम कौन सा है, तो ये वाला हीनियस क्राइम है। तो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस हो गया। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में जो डेथ पेनल्टी है वो दी जाती है। तो ये यहाँ पर बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में लाया गया था। देन मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसमें कुछ कंसिडरेशन दिए गए थे कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में कौन से केसेस आएंगे और कौन से केसेस नहीं आएंगे, तो ये कुछ हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए, अभी हाल ही में ये भी बोला गया था जो एग्जीक्यूशन है उसको चेंज किया जाना चाहिए। मतलब जैसे हमारे यहाँ पर हैंग किया जाता है, तो हैंग नहीं तो कुछ इंजेक्शन के ज़रिए अलग अलग तरीक़ों से यहाँ पर किया जाना चाहिए, ऐसा ही बोला जा रहा था। तो 55 कंट्रीज़ जो उनके यहाँ डेथ पेनल्टी अभी भी दी जाती है। डेथ जो है हैंगिंग, ये मोस्ट कॉमन है, मोस्ट प्रिविलेंट है। चाइना में अगर हम देखते हैं तो फायरिंग के ज़रिए मारा जाता है। सऊदी अरेबिया में सीधा बीहेड कर दिया जाता है, सर काट दिया जाता है। यूएस में लीथल इंजेक्शन जो है वो दिया जाता है, ठीक है। तो ये लीथल इंजेक्शन जो है वो दिया जाना चाहिए जिससे कि तकलीफ़ ना हो। तो ये भी चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी अभी हाल ही में। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कौन सी फर्स्ट कंट्री बनी है जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया है। तो यहाँ पर ताइवान, चाइना, जापान, कंबोडिया। तो इसका सही जवाब है ताइवान। ताइवान जो है वो फर्स्ट कंट्री बनी है जिसने लीगलाइज़ किया है सेम सेक्स मैरिज को। सेम सेक्स मैरिज अभी आप सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, और उस पर भी एक आर्टिकल आज हमें देखने को मिला है। ये पूरे आर्टिकल को अगर हम 10 पॉइंट में समराइज़ किए, क्योंकि इसको 5 पॉइंट में समराइज़ नहीं कर सकते, 10 पॉइंट में अगर देखें तो हमें देखने को मिलता है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रूल किया है सेम सेक्स मैरिज के अगेंस्ट में कि भाई सेम सेक्स मैरिज जो है वो नहीं की जा सकती, उसको हम लीगल रिकॉग्निशन नहीं दे सकते। अब वो काय में आएगा, स्पेशल मैरिज एक्ट में, है ना, स्पेशल मैरिज एक्ट, उसमें हम नहीं इंक्लूड कर सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बेसिकली आर्टिकल के ज़रिए इसको गलत बताया जा रहा है, ठीक है, इसके अगेंस्ट में बोला जा रहा है। तो इसमें क्या है कि इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का लिया जा रहा है, ऐसा बोला जाए। बेसिस ऑफ चैलेंज, मतलब जो पिटिशनर है जिसने पिटिशन दाखिल किया था कि भाई सेम सेक्स मैरिज यहाँ पर हमको लीगलाइज किया जाना चाहिए, जिससे कि हम भी यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज जो है वो कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जो ऑफ इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 एंड 15 स्पेशली आफ्टर जजमेंट रिकॉग्नाइज सेक्स टू इंक्लूड सेक्सुअल ओरिएंटेशन, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि ऐसा करने से डिस्क्रिमिनेशन होगा, डिस्क्रिमिनेशन आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर कोर्ट जस्टिफिकेशन दैट लॉज इंटेंट वॉजंट डिस्क्रिमिनेटरी एंड ऑब्सेंस फ्रॉम स्पेसिफिक लॉ डिडंट कॉन्स्टिट्यूट डिस्क्रिमिनेशन वॉज कॉन्फर्ड एज फ्लॉड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पर बेसिकली कोर्ट से आपको पता होगा, आपने सुना होगा, कोर्ट ने यहाँ पर जो कुछ भी कहा है कि भाई यहाँ पर बेसिकली ऐसा है कि हम स्पेशल मैरिज एक्ट जो है उसमें यहाँ पर चेंजेस जो है वो नहीं कर सकते हैं, ये चेंजेस करने का काम जो है वो सरकार का है। और उसी के साथ से यहाँ पर जो आर्टिकल्स है उसमें भी यहाँ पर जो वायलेशन है वो नहीं हो रहा है। अब देखिए, कोर्ट ने ये तो बोल दिया कि स्पेशल मैरिज एक्ट में हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या कोर्ट ने कभी भी कोई चेंजेस किए नहीं है जो लेजिस्लेचर के बाहर जाकर है? बिल्कुल है। इसी को तो कहा जाता है जुडिशियल एक्टिविज़म।
जहाँ पर हमारे यहाँ पर जो सेपरेशन ऑफ पावर है, मतलब जुडिशियरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, तो लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, लेकिन कई बार जुडिशरी जो है उसने भी लॉ बनाया है ना। तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर की बात की जा रही है कि माइनॉरिटी जजमेंट रिफरेंट फ्रॉम एग्जामिनिंग द लॉ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, ये इंस्टीट्यूशनल लिमिटेशंस की वजह से कहा गया कि भाई हमारी एक लिमिटेशन है कि हम यहाँ पर नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पर ये काम जो है पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट ने ये काम करना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा हुआ नहीं है? बिल्कुल हुआ है। रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, कोर्ट रोल जो है राइट वायलेशन एंड इंटरप्रिटेशन लॉ है हिस्टोरिकली इन्वॉल्व प्रोएक्टिव मेजर्स। कई केसेस हमें देखने को मिले जहाँ पर विशाखा गाइडलाइंस है कि भाई एक औरत चली गई थी, उसने बोला कि मेरे को वर्क प्लेस जो है वहाँ पर हरासमेंट हो रहा है। उस वक्त हमारे यहाँ पर कोई कानून नहीं था, सीधा सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस लेकर आ गई, जहाँ पर वहीं के वहीं चल गया कि भाई अब जो वर्क प्लेस है वहाँ पर नहीं हो सकता है, नालसा बोलिए। तो ये सीधे कोर्ट नहीं किया ना, यहाँ पर तो वो नहीं बोले कि नहीं नहीं भाई हमारे पास ये नहीं है, पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाएगी, उसके बाद आप आना हमारे पास, फिर हम वर्क प्लेस पे आपके साथ जो अत्याचार हुआ है वो देखेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, कोर्ट ने क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन यहाँ पर बेसिकली रिकॉग्नाइज किया जाता था, राइट ऑफ मैरिज क्वीर पर्सन विद इन एग्जिस्टिंग लॉज, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं किया। डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोर्ट रेफरल कमेटी लेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी कि भाई यहाँ पर तुम डिसाइड करो, तो खुद ने यहाँ पर डिसाइड नहीं किया, खुद ने यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं ली, ठीक है। कंपैरिजन टू यूएस कोर्ट रूलिंग, अगर हम देखते हैं तो कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इंडियन सुप्रीम कोर्ट डिसीजन यूएस केसेस ऑफ बेकर, नेल्सन एंड ऑबरिज होज, ठीक है, ओबरफेल वर्सेस हॉज। यहाँ पर इन्होंने लेटर, ये जो लेटर है इन्होंने रेटिफाई किया है फॉर्मर्स मिस्टेक कि भाई हाँ ये गलत है, हमने सेम सेक्स मैरिज जो है प्रोवाइड किया जाना चाहिए। इंडिया ने भी यहाँ पर सिमिलर लैंडमार्क मूवमेंट जो है वो लेनी चाहिए थी। मिसिंग ओबरफेल मूवमेंट, इंडिया जो है यहाँ पर जजमेंट सिमिलर टू विच रिकॉग्नाइज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ सेम सेक्स कपल टू मैरी, है ना, ये यहाँ पर देखा जाना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। इम्पैक्ट एंड अर्जेंसी, जजमेंट जो है ये सेम सेक्स मैरिज नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, राइट्स नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अर्जेंसी फॉर इंडिया टू रीच माइलस्टोन मूवमेंट, यहाँ पर माइलस्टोन मूवमेंट पर जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, जहाँ पर प्रोटेक्शन, लीगल राइट, लीगल प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो ये आर्टिकल बेसिकली हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है? स्पेशल मैरिज एक्ट जो है बेसिकली अगर कोई हिंदू है, ठीक है, हिंदू है तो उनकी शादी हिंदू कोड लॉ के तहत होगी, मुस्लिम है तो मुस्लिम कोड लॉ, लेकिन एक हिंदू है एक मुस्लिम है तो उनकी शादी कैसे होगी? तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में आपको पता रहना चाहिए। नॉट गवर्न बाय पर्सनल लॉ बट बाय स्पेशल मैरिज एक्ट। अलाउ पर्सन फ्रॉम टू डिफरेंट रिलीजन बैकग्राउंड टू कम टुगेदर, ठीक है। ले डाउन टू से बोथ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज बीइंग अ सेक्युलर एक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके फेवर में अगर हम देखते हैं क्या क्या फेवर में बोला जाता है कि भाई हाँ सही है, स्पेशल जो सेम सेक्स मैरिज है वो होनी चाहिए, तो इक्वल राइट एंड प्रोटेक्शन अंडर द लॉ, सभी इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन उनको राइट है मैरी करने का कहीं पर भी, है ना। सेम सेक्स कपल जो है लीगल राइट एंड प्रोटेक्शन जो है वो यहाँ पर रहने चाहिए जैसे कि अपोजिट सेक्स वालों को मिलते हैं। नॉन रिकॉग्निशन जो है सेम सेक्स मैरिज का, डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। जो LGBTQ कम्युनिटी है उनकी डिग्निटी यहाँ पर ख़राब होती है। देन यहाँ पर फैमिलीज़ एंड कम्युनिटीज़ को स्ट्रेंथनिंग, मैरिज जो है वो सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करता है ना। तो सेम सेक्स मैरिज जो है उनको भी यहाँ पर बेनिफिट प्रोवाइड होंगे। फंडामेंटल राइट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्नॉलेज करते हैं दैट यहाँ पर कोहैबिटेशन इज द फंडामेंटल राइट, ऑब्लिगेशन टू लीगलाइज रिकॉग्नाइज सोशल इम्पैक्ट ऑफ सच रिलेशनशिप। बायोलॉजिकल जेंडर जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है कि भाई यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेज दैट बायोलॉजिकल जेंडर इज़ नॉट एब्सोल्यूट एंड जेंडर इज़ मोर कॉम्प्लेक्स दैन जस्ट वन जेनिटल्स। मतलब एक जो जेनिटल आपको मिला है उससे ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स है ना, कोई एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है मैन और वुमेन का। ग्लोबल एक्सेप्टेंस, सेम सेक्स मैरिज जो है वो लीगल है काफ़ी कंट्रीज़ में अराउंड द वर्ल्ड, तो यहाँ पर होना चाहिए। देन अगेंस्ट में जो आर्ग्यूमेंट है वो बेसिकली है रिलीजियस एंड कल्चरल बेनिफिट्स बिलीव्स। यहाँ पर बहुत सारे कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ बोलते हैं कि भाई यहाँ पर मैन एंड वुमेन के बीच में ही शादी होती है। यहाँ पर आर्ग्यू दैट चेंजिंग द ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ मैरिज वुड गो अगेंस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बिलीफ, कि भाई यहाँ पर हमारे बिलीफ जो है वो ख़राब हो जाएंगे। देन यहाँ पर कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि मैरिज जो है उसका है कि भाई पीढ़ी आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेम सेक्स कपल अगर है तो उनका बायोलॉजिकल चाइल्ड होगा ही नहीं, है ना। इसीलिए उनका बोलना है कि यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, नेचुरल ऑर्डर के ही अगेंस्ट में जाता है। लीगल इश्यूज़ यहाँ पर है सेम सेक्स मैरिज, यहाँ पर लीगल प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, इनहेरिटेंस के, टैक्स के, प्रॉपर्टी राइट्स के। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि यहाँ पर जो सभी लॉज है, रेगुलेशन को चेंज करना काफ़ी मुश्किल है ना। एडॉप्शन का यहाँ पर इशू आ जाएगा चिल्ड्रन को, तो ये भी यहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट चीज़ पर बढ़ते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि भाई बताओ कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो स्टेट लिस्ट में इंक्लूडेड हैं। पब्लिक ऑर्डर, एजुकेशन, पुलिस, एडॉप्शन, करेंसी। अब देखिए आप बोलोगे कि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में आएंगे क्या, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाएंगे क्या। देखिए जब प्रेसिडेंट के लिए जो अलग अलग स्टेट्स हैं, ठीक है, उसमें जो एमएलए है तो कौन से एमएलए के हाईएस्ट जो बेसिकली ये है वोटिंग ये है, एंड कौन से स्टेट के एमएलए को सबसे कम है वैल्यू, वोट ऑफ वैल्यू, तो ये जब यहाँ पर आ सकता है तो ये भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो हमें देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर पब्लिक ऑर्डर बिल्कुल स्टेट लिस्ट में आता है, एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, पुलिस बिल्कुल स्टेट लिस्ट में आता है, एडॉप्शन कॉन्करेंट लिस्ट ये तो यूनियन का है, तो इसलिए ए इसका जवाब देखने को मिलेगा। तो इसलिए 1 और 3 जो है ये इसका जवाब हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी आर्टिकल आया है द प्राइस ऑफ परसिस्टेंट फेडरल फ्रिक्शंस, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली क्या है, जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर ये आर्टिकल हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, काफ़ी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं रिसेंट ईयर्स में। अगर हम देखते हैं तो इंडिया सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। वो दिल्ली हो, सेंटर हो, वो मतलब जहाँ पर भी दूसरी सरकार है, दूसरी इसकी सरकार है, जैसे बिहार हो गया, तो वो मोस्ट ऑफ द इसमें हमें डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक रिलेशन का इवोल्यूशन अगर हम देखते हैं तो इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में आए, उससे स्टेट्स को कुछ ऑटोनॉमी दी गई इन्वेस्टमेंट के लिए कि भाई आप आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट ला सकते हो, है ना। लेकिन फिर भी जो स्टेट्स है उनको सेंटर के एक्सपेंडिचर पॉलिसीज़ पर रिलाय करना पड़ता है, जो सेंटर है उसके रेवेन्यू पर रिलाय करना पड़ता है। इसके वजह से क्या है कि रिलेशनशिप जो है, जैसे होता है ना कि भाई सेंटर समझ लीजिए अगर सेंटर में बीजेपी की सरकार है और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो बीजेपी महाराष्ट्र को बहुत पैसा देगी, राजस्थान को नहीं देगी, तो यहाँ पर राजस्थान जो है वो यहाँ पर आलोचना करना शुरू कर देगा। तो ये कॉम्प्लिकेशंस ये आते हैं। शिफ्ट फ्रॉम कोऑपरेशन, जैसे कि एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी मेंस में भी कि फेडरल जो फेडरलिज्म है उसमें कोऑपरेशन रहना चाहिए, लेकिन कंपटीशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, वो स्टेट्स के बीच में बोला गया था। तो यहाँ पर सेंटर के साथ भी कोऑपरेशन रहना बहुत ज़रूरी है। ये टॉपिक हमें देखने को मिलता है सेंटर स्टेट रिलेशन में, है ना। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है वो यहाँ पर रहना चाहिए, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म नहीं रहना चाहिए। लेकिन वो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये सब कारणों की वजह से ये भी यहाँ पर हैम्पर हो रहा है। एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कौन कौन से हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट जो है सोशल सेक्टर पॉलिसीज़ बोलिए, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस बोलिए, सेंट्रल एजेंसी पावर बोलिए, उसमें भी आ रहा है। जैसे ईडी को सब जो बाकी स्टेट वाले हैं वो बुरा भला बोलते हैं। सेंट्रल डोमिनेंस, सेंटर जो है अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सपांड कर रहा है, इन्वेस्टमेंट बोलिए, डेवलपमेंट बोलिए, वो सारी, तो यहाँ पर स्टेट की फ्लेक्सिबिलिटी जो है स्पेंडिंग में वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाती है। इन्वेस्टमेंट डिस्पैरिटी देखने को मिल रही है ना। यहाँ पर स्टेट जो है वो अपना बेसिकली क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग जो है वो यहाँ पर ज़्यादा नहीं कर पा रहा है। फिजिकल कंपटीशन बोलिए, टेंशन जो है फिजिकल कंपटीशन हो रही है सेंटर स्टेट रैदर देन अमंग डिफरेंट रीजन्स, जिससे कि वेलफेयर प्रोविजन जो है वो भी इम्पैक्ट हो रहा है। सेंटर ने कोई स्कीम लाई है कि जहाँ पर स्टेट नहीं चाहता है वो लागू हो तो स्टेट खारिज कर देगा। पैरेलल पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं कि भाई सेंटर ने लाया ना कौन सा आयुष्मान भारत योजना, तो हम यहाँ पर आयुष्मान भारत नहीं, हम यहाँ पर लाएंगे चलो कि सबका विकास हो योजना, या फिर सब नहीं, विकास तो मोदी जी का वर्ड है, तो चलो हम लाएंगे यहाँ पर कि सब अपना हॉस्पिटल पे एडमिट हो जाओ योजना, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर लाकर ये कर लेंगे। दैन नेशनल पेंशन स्कीम अगर आप देखोगे तो उसमें भी काफ़ी स्टेट जो उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम पर जा रहे हैं, ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, इससे डेफिसिट जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ट्रस्ट भी डेफिसिट होता है, ट्रस्ट जो है वो भी नहीं रहता है। फिजिकल इंप्लीकेशंस भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होते हैं। इंटरडिपेंडेंस, डिस्पाइट डिस्प्यूट, इंटरडिपेंडेंस जो है सेंटर स्टेट का वो काफ़ी क्रूशल है। इसलिए यहाँ पर क्या है, कितना भी डाइवर्जेंस हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन साथ में मिलकर काम करना यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है। तो ये 10 पॉइंट में पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर कवर किया है, जो आपको लिखने में भी, मेंस में भी काम आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं FATF के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए। FATF ये ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है, जो 1989 में सेटअप की गई थी आउट ऑफ G7 मीटिंग डेवलप नेशन इन पेरिस में। इंडिया ने ऑब्जर्वर स्टेटस ज्वाइन किया 2006 में और फुल फ्लेज मेंबर बना 2010 में। एज ऑफ नाउ ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड म्यांमार जो है 3 ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसका सही जवाब है।
तो बेसिकली FATF टीम जो है इन इंडिया टू होल्ड ऑन साइट रिव्यू मीटिंग, ऐसा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो FATF के बारे में आपको पता रहना चाहिए, ये ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है, जो हमने अभी यहाँ पर हमने देखा है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होना चाहिए, है ना, टेररिस्ट फाइनेंसिंग नहीं होना चाहिए, ये सब हमें देखने को मिलता है। FATF प्रेसिडेंट, ये कुछ ऑब्जर्व, इंडोनेशिया ओनली ऑब्जर्वर कंट्री है, तो ये कुछ फैक्ट्स भी है जो आपको पता रहने चाहिए। प्लस FATF प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट सीनियर ऑफिशियल अपॉइंट किया जाता है FATF प्लेनरी के द्वारा, ठीक है। देन उसके FATF सेक्रेटरीट अगर हम देखते हैं तो पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। एंड उसी के साथ यहाँ पर ग्रे ब्लैक लिस्ट इसमें हमें देखने को मिलती है। ग्रे लिस्ट मतलब कुछ कंट्रीज़ जो है उनको सेफ़ हेवन माना जाता है मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग के लिए, तो उनको ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। कुछ कंट्रीज़ है जो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करती है, उनको बोला कि आप मनी लॉन्ड्रिंग करें, हाँ कर रहे हैं, अब बोल रहे टेररिस्ट, हाँ टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर रहे हैं, क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे, लो ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। अब ब्लैक लिस्ट में जो है हमें 3 कंट्रीज़ एट प्रेजेंट देखने को मिल रही है, और अगर ये डाल देते हैं, लिस्ट में डाल देते हैं, तो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। लोन लेने में उनको प्रॉब्लम होती है, जैसे पाकिस्तान जो है वो भाई जैसे पूरा कटोरा लेके बैठा था, तो लोन लेने में प्रॉब्लम होती है ना। इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो रिड्यूस हो जाता है, इंटरनेशनल बॉयकॉट जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है उसके बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन GPS टेक्नोलॉजी भी यूज़। GPS टेक्नोलॉजी काय में यूज़ हो सकती है? मोबाइल फ़ोन ऑपरेशन बिल्कुल हो सकती है, बैंकिंग ऑपरेशन बिल्कुल हो सकती है, कंट्रोलिंग द पावर बिल्कुल हो सकती है, तीनों में यहाँ पर हो सकती है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे न्यूज़ में क्यों है ये, क्योंकि रिसेंटली प्रिजनर जो है जम्मू एंड कश्मीर में, उसको रिलीज़ किया गया बेल पर, ठीक है। उसको बेल पर रिलीज़ करने के बाद ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ट्रैकर जो है एंकलेट वो लगाया गया, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं एंकलेट यहाँ पर लगाया गया है, जहाँ पर उसको ट्रैक किया जा सके कि कहाँ पर वो जा रहा है, ठीक है। ये ट्रैकर क्या होते हैं? ये स्मॉल वियरेबल डिवाइस होता है जो एंकल्स को अटैच किया जाता है इंडिविजुअल्स के लीगल सुपरविजन्स के लिए, जैसे पेरोल पे अगर कोई गया है, प्रोबेशन पे कोई गया है, हाउस अरेस्ट में, बेल पर कोई गया है ना। तो ये पहली बार ऐसा इंडिया में लगाया गया है। ये टेम्पर प्रूफ होते हैं, कोई भी अटेम्प्ट जो है टू रिमूव और डैमेज देम ट्रिगर एन अलार्म, तो यहाँ पर कोई निकालने की कोशिश करे तो भाई अलार्म बच जाएगा, है ना। दे ऑल्सो हैव बैटरी लाइफ ऑफ सेवरल डेज, और रिचार्ज किया जा सकता है वियरर के द्वारा। ये यहाँ पर कर्फ्यू को इन्फोर्स करने के लिए, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस को लगाने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर बताता है, कंटिन्यूसली बताता रहता है ना। तो ये सिक्योरिटी एजेंसीज को यहाँ पर सही तरीके से रहता है। क्रिमिनल जस्टिस कॉस्ट, ईजिंग प्रिजनर, ओवर क्राउडिंग, ये सब भाई ओवर प्रिजन में डालते रहोगे, कब तक डालते रहोगे? भेज दो उनको घर पे एंकल पहना के, पता रहेगा कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, सब कुछ यहाँ पर खबर रहेगी। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, क्लियर है। तो इस तरीके से आज के 16 नवंबर के हमें करंट अफेयर्स जो है वो देखने को मिले। तो MCQ सारे हमने यहाँ पर कवर किए हैं। तो ये तो पहला वीडियो है, और डिटेल्ड और अच्छे तरीके से MCQs बना के आपके सामने ऐसे ही आते रहेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।